हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक रहेंगे। जी हाँ, चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जो है टेबल्स एंड स्केड्यूल्स के बारे में। ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ टेबल्स में हम लोग कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि भाई वो टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे टेबल को। तो एक होता है सिंपल टेबल, जिसमें कुछ मगजमारी नहीं है, सिर्फ दो कॉलम दिए है, दो वेरिएबल के बारे में बता दिया, खत्म कहानी। सो दैट इज अ सिंपल टेबल। A simple table uses a single characteristics to present the data. It is the simplest type of table or schedule that is also referred the first order table या one way table बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? First order table और one way table. Since a simple table represents सिर्फ एक ही characteristics of the data, ठीक है, it is known as यूनिवेरिएट। यूनि मतलब सिंगल वेरिएट, सिंगल वेरिएबल, ठीक है, डेटा टेबल। डिमांड स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये सब यूनिवेरिएट स्केड्यूल है, क्योंकि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। दिस आर यूज्ड टू शो द यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही चीज के बारे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डिमांड स्केड्यूल इज अ सिंपल टेबल दैट इंडिकेट्स, जो बता रहा है हमको चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइस, प्राइस की वजह से डिमांड कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। द डेटा रिप्रेजेंटेड हियर शोज द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन ओनली वन वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज भी क्या है, एक ही वेरिएबल हो रहा है, एक से ज्यादा वेरिएबल के बारे में नहीं बताया गया। सो ये हमारा सिंपल टेबल था। क्या था ये हमारा? सिंपल टेबल। लेकिन अब आता है कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग इंफॉर्मेशन, डेटा, वेरिएंट्स बताए गए हैं। सो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेबल हो जाता है। उसके अंदर भी ड्यूअल प्रॉपर्टी, मतलब दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। A complex table presents two or more characteristics of the data. It explains more than one property of the variable. एक से ज्यादा वेरिएबल बता रहा है। Such tables can be further categorized as टू वे, जिसके अंदर दो होता है, ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल इनकम, उसके सामने कंजम्पशन कितना था और सेविंग्स कितना था, कि भाई अगर 60 रुपए कमा रहे, खर्चा कितना कर रहे, सेविंग कितना कर रहे। 120 रुपए कमा रहे, 120 खर्चा कर रहे, सेविंग कितना कर रहे। 180 कमा रहे, 170 खर्चा कर रहे, सेविंग कितना कर रहे। तो ये ड्यूअल वे है। क्या है ये? टू वे और ड्यूअल प्रॉपर्टी टेबल है ये। These table provide details of two characteristics of a certain phenomena, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में that are interrelated, जो एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे कंजम्पशन और सेविंग एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। इनकम के सामने अगर कंजम्पशन ज़्यादा है तो सेविंग्स कम होगा, कंजम्पशन कम है तो सेविंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन नेशनल इनकम, हमको नेशनल इनकम के सामने कंजम्पशन कितना है, सेविंग कितना है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। हियर y इज द इंडिपेंडेंट इनकम, इंडिपेंडेंट है, और y के ऊपर c और s दोनों डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला है ऐसे, तो फॉर्मूला ऐसे होता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, बट ऐसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, या c इज इक्वल्स टू वाई माइनस एस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज बताई है, तो इट्स अ टू वे। अभी थ्री वे क्या है? जब एक ही चीज में तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सच टेबल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा दैट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टेबल 9 में क्या दिया हुआ है कि भाई एज ग्रुप दी है 15 से लेके 29 कितने हैं, 15 से लेके 59 कितने हैं, ठीक है। अभी रूरल में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे और टोटल। अर्बन में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे और अर्बन। और अभी सीधी बात है, ऑल इंडिया मतलब ये दोनों का टोटल होके ही आएगा, ठीक है। मेल कितना परसेंटेज था, फीमेल कितना परसेंटेज था और टोटल कितना था, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो ये हमको क्या है, थ्री वे क्यों बताया गया? क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पे रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया दिया है, उसके अंदर भी मेल फीमेल और टोटल, मेल फीमेल और टोटल, मेल फीमेल और टोटल। तो ये अपना थ्री वे, ठीक है, ट्रिपल प्रॉपर्टी टेबल हो गया अपना ये।
और ये सब दिया कैसे है, परसेंटेज में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, परसेंटेज में, ठीक है। Such table provide the details of 3 characteristics of a data that are interrelated है ये एक दूसरे से, that are 3 characteristics of person who have received vocational और technical training के बारे में। The said group is classified on the basis of age, ठीक है। इसमें से जितने भी लोग ने ट्रेनिंग ली है उसमें से एज ग्रुप के वाइज इनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जेंडर के वाइज डिवाइड किया है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से, रूरल और अर्बन के हिसाब से। तो ये अपना थोड़ा 3 डेटा आ गया। फिर आता है मल्टीपल प्रॉपर्टी टेबल्स। दिस टेबल ऑफर इन्फॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज, बहुत सारी चीज़ें आती है इंटर रिलेटेड एक दूसरे के। दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डेटा होता है, टेबल रहता है, तो ये तो हमको दिया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं ये जो टेबल्स है वो यूज़ कहाँ पे होता है, तो यूज़ ऑफ टेबल्स और स्केड्यूल्स। सो सबसे पहले तो यूज़ क्या है कि भाई सिस्टमैटिकली हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। क्या है, सिस्टमैटिकली हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ समरी प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम। जो बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट में डेटा था ना, उसको समराइज करके शॉर्ट में एक टेबल में डाल दो, टेबल और रो के फॉर्म में। टेबल्स कैन बी यूज टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन, देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा। दे आर फर्दर यूज्ड, उसमें से ग्राफ बनते हैं, डायग्राम बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं। तो इससे हमको क्या अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाता है ना डेटा। फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, अभी जो टेबल बनता है, स्केड्यूल बनता है, उसमें से हम लोग डेटा अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें से इकोनॉमिक बिहेवियर, उसमें से ट्रेंड्स, उसमें से पैटर्न हम समझने को ट्राई करते हैं, ठीक है। टेबल्स एंड स्केड्यूल्स आर यूज्ड एज एनालिटिकल टूल्स बाय इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस जो है उसको यूज़ करते हैं टेबल को। फिर उसको सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा, उससे हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का, उसको ईजी मैनर में हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनालिस्ट कैन एस्टिमेट द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल से हम लोग को समझ में आ सकता है। फिर टेबल्स आर रिपोजिटरी, एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है। रिपोजिटरी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इकोनॉमिस्ट टू स्टडी लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड है कि इतने सालों से क्या चलते आ रहा है, पैटर्न क्या है, ठीक है, साइक्लिकल चेंजेस जो रिपीट हो रही है, ट्रेंड क्या चलते आ रहा है, इतने सालों से क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें से समझ सकते हैं टेबल बना के, ठीक है। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिकली टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड पब्लिकेशन। इकोनॉमिस्ट यूज टेबल्स टू प्रेजेंट द डेटा गैदर्ड बाय देम, उनके पास जो डेटा गैदर हुआ है, ठीक है, उसको वो लोग यूज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं रिसर्च के लिए। किसके लिए, रिसर्च के लिए। दिस टेबल्स आर एडेड टू, उनके रिसर्च पेपर में ऐड किया जाता है, अटैच किया जाता है रिपोर्ट्स के साथ, पब्लिकेशंस के साथ, क्योंकि वो सोर्स उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। फिर दिस मेक्स द रिसर्च वर्क मोर ट्रांसपेरेंट, होता है कि भाई हाँ हम जो बोल रहे सच बोल रहे क्योंकि प्रूफ अटैच किया हुआ है, ठीक है। टेबल्स आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट कोई भी बनता है तो उसके साथ में टेबल अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी का हो, मिनिस्ट्री का हो या कहीं का भी रिपोर्ट हो, उसके साथ में टेबल अटैच करेंगे तो हमको थोड़ा भरोसा बैठता है उसके ऊपर। फिर टेबल प्रेजेंट द डेटा दैट सपोर्ट द टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। जो टेक्स्ट में लिखा है ना कि हम बोलते हैं इतने साल में इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, तो उसको टेबल में दिखाओ। इतने साल से हम ये इतना खर्चा करते आ रहे थे, इस बार इतना कम खर्चा हुआ, तो दिखाओ टेबल में हम लोग को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2022-23 का एनुअल रिपोर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का, इज प्रेजेंटेड विद सेवरल टेबल, कि उन्होंने उसमें जो कंटेंट लिखा था, हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना डेवलपमेंट किया, हम लोग ने ये लाया, हम लोग ने वो लाया। तो अब टेबल में हमको फिगर्स के साथ बताओ कि जरा कि भाई कहाँ कहाँ पे कितना कितना आपने प्रोग्रेस किया, डेवलपमेंट किया है, कहाँ पे क्या लेके आए हो आप नया, ठीक है। फिर आता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग यूज द टेबल का इंफॉर्मेशन जो रहता है, उससे वो लोग समझते हैं कि भाई पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो कैसे चल रहा है। सो उसके बेसिस पे वो लोग अपना इंटरप्रिटेशन करने के बाद अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी उनका डिज़ायर्ड चेंजेस है वो लाने के लिए, ठीक है। फिर कंपैरिजन करने के लिए तो सबसे बेस्ट होता है टेबल। टेबल से हम
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, हम लोग अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। सो टेबल हेल्प इन इजी कंपैरिजन ऑफ द डेटा। टेबल क्या हमको हेल्प करता है कि हम लोग डेटा को इजीली कंपेयर कर पाए। इन अ टेबल द रोज एंड कॉलम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंपेयर्ड आर पोजिशन नेक्स्ट टू ईच अदर रहते हैं। दिस प्रोवाइड्स ईज ऑफ कंपेरिजन, उससे हम लोग कंपेरिजन एकदम इजीली कर सकते हैं। डेटा इज कंपेयर्ड बिटवीन टाइम पीरियड में होता है, रूरल अर्बन में होता है, मेल फीमेल में होता है, ठीक है, एज में डिवाइड होता है, पॉपुलेशन में डिवाइड होता है, कंट्रीज़ में डिवाइड होता है। ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा को डिवाइड करके उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। टेबल शोइंग चेंजेस इन मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स कलेक्शन, इतने सालों में क्या हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है, तो उससे उनको उसका ट्रेंड पता चल रहा है कि इतने सालों में क्या चेंजेस आए हैं। फिर कंपैरिजन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का हो सकता है, सेक्टर्स का हो सकता है। टेबल की हेल्प से हम लोग कंपैरिजन तो सबसे अच्छे तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस स्ट्रैटेजी। देखो भाई, बिजनेस के लिए मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी है कि इतने साल में मैं लॉस कर रहा हूँ, इतने साल से मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा जनरेट हो सकता है, डिमांड कब बढ़ सकता है, सप्लाई कैसे कम कर सकते हैं, सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हमको एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए टेबल, ठीक है, तो टेबल हमको हेल्प करता है। उसके कंपैरिजन से हम लोग स्टडी करके, इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके हम लोग बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। डेटा प्रोवाइडेड इन टेबुलर फॉर्म आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कंपनीज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू डिसाइड देयर प्राइसिंग। उससे हम लोग उसका प्राइसिंग, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, फाइनेंस कहाँ से लाना है, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी स्ट्रैटेजी वो टेबुलर डेटा के बेस पे निकाल सकते हैं। For example, demand schedule can be used by the firm to understand not only trends of demand कितना है प्रोडक्ट का वो नहीं, but also elasticity क्या है, कब खरीदेंगे, प्राइस बढ़ने से कितना खरीदेंगे, कितना नहीं खरीदेंगे। Firm can use the information in its pricing and marketing strategies के लिए यूज़ कर सकते हैं। Today companies have access to vast amount of consumer data, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, इंक्लूडिंग उनकी परचेज हिस्ट्री, कब कब खरीदा, कितना कितना खरीदा, कब कैश से खरीदा, क्रेडिट कार्ड से खरीदा, सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास अवेलेबल होती है। सोशल मीडिया इंटरेक्शन के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, एआई टूल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। दे आर नो लॉन्गर, अभी डिपेंडेंट नहीं है डेटा कलेक्टेड जो सर्वेज और क्वेश्चनर्स के थ्रू आता है उस पर नहीं, अब तो उनको ईजिली हर जगह से टेक्नोलॉजी के वजह से डेटा मिल जाता है, कंप्लीटली एकदम पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यस, एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। डिफाइन टेबल एंड शेड्यूल फीचर्स, यस, ठीक है। ये सारे आंसर्स तो आज ही हम लोग ने किए हैं। एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। चूज द करेक्ट आंसर्स एंड री राइट दी स्टेटमेंट। तो क्या बोला, अ डैश कंटेन्स कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड रॉ डेटा ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो भाई जनरल पर्पस जो डेटा टेबल होता है ना, उसके अंदर रॉ डेटा आता है और डिटेल इन्फॉर्मेशन दी रहती है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे, अ डिराइव टेबल प्रेजेंट्स द डेटा इन परसेंटेज, जी हाँ। अ कॉम्प्लेक्स टेबल इज ऑल्सो नोन एज यूनिवेरिएट, नहीं, कॉम्प्लेक्स टेबल को यूनिवेरिएट नहीं बोलते हैं। यूनिवेरिएट तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। मल्टी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये सी इज द रॉन्ग आंसर। A collection of information in the form of numerical figure is also known as data. Numbers में जब हम लोग डेटा निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको डेटा बोलते हैं। Choose the correct statement. A specific table is also known as analytical table. जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। Which of the following describes the derived table? It represents the data in original form में, बिल्कुल नहीं। उसमें से हम लोग कुछ डिराइव करके निकाल रहे हैं, मतलब परसेंटेज और रेशियो में निकाल रहे हैं, या डेसिमल्स में निकाल रहे हैं, या इंडाइसिस में निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग डिराइव टेबल कहते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स द डेटा इन द परसेंटेज और रेशियोज। यस, दिस इज द राइट आंसर। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जेंडर, रीजन, एज एंड लैंग्वेज कैन बी टेबुलेटेड एज अ मल्टीपल प्रॉपर्टी टेबल। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ रही है ना, तो एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो वो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन हमको देना है, ठीक है।
इकोनॉमिक एनालिसिस इज मेड ईजियर विद द हेल्प ऑफ टेबल्स एंड शेड्यूल। जी हाँ, अभी तो यूजेस हम लोग ने पढ़ा, उसके अंदर पढ़ा कि क्यों हमको इकोनॉमिक टेबल से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। टेबुलेशन ऑफ इररिलेवेंट डेटा शुड बी अवॉइडेड। देखो जो डेटा काम का नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, गलत एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन गलत होगा, उससे कुछ गलत डिसीजन लिया जाएगा, तो हमको इररिलेवेंट डेटा बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना होता है। जनरल पर्पस टेबल हैव स्पेसिफिक एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल पर्पस बनाया ही गया है जनरल पर्पस के लिए, तो उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहाँ से होगा? तो इट हैज़ नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वो जनरल स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस डेटा टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रिपोजिटरी टेबल। जी नहीं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। रिपोजिटरी जो होता है वो हमारा जनरल पर्पस को बोलते हैं हम लोग। स्पेसिफिक पर्पस टेबल्स आर यूजुअली आर अ पार्ट ऑफ अपेंडाइसिस ऑफ रिपोर्ट्स। नहीं भाई, वो जनरल पर्पस रिपोर्ट होता है तो उसको अपेंडाइसिस रिपोर्ट में हम लोग अटैच करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस को हम लोग रिपोर्ट में अटैच करते नहीं हैं। डेराइव टेबल्स आर सोर्स फ्रॉम द प्राइमरी। बिल्कुल, प्राइमरी में से हम लोग डेटा आगे निकालते हैं, डेराइव डेटा बनाते हैं। A table indicating a country's GDP growth rate over a 10 years period in an example of a primary। बिल्कुल नहीं, टाइम पीरियड दिया है यहाँ पे, तो वो जनरल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या दिया हुआ है? ग्रोथ रेट के बारे में बात किया है, तो वो जनरल कहाँ से हो गया? प्राइमरी टेबल कहाँ से हो गया? डिराइव्ड में आ जाएगा वो। फिर अब प्राइस डिमांड शेड्यूल इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स। नहीं भाई, ये तो प्राइमरी है, सिंपल है एकदम। क्या है ये? एकदम सिंपल, एक ही वेरिएंट, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से कॉम्प्लेक्स रहा? तो ये भी रॉन्ग है। फिर एडिशन ऑफ टेबल्स मेक्स द रिसर्च वर्क मोर ट्रांसपेरेंट एंड, हाँ देखो टेबल रहेगा तो वो टेबल में हम लोग ने सोर्स जब डिफाइन किया रहेगा तो प्रॉपर डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो डेटा वो लोग एक्सेस भी कर सकते हैं एंड उससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि हाँ भाई एक्चुअल में ऐसा हुआ था, क्योंकि वो सोर्स जो रहेगा वो रिलायबल होगा। फर्म्स नाउअडेज नीड टू रिलाई ओनली ऑन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू सर्वेज। ठीक है, सर्वेज के थ्रू वो लोग प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना ये 9th चैप्टर भी, मतलब ये चैप्टर क्या, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस ही में अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।